अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं जहरा रज़ा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे। जी हाँ, आपके दिन का आगाज़ जो है बहुत ज़रूरी है। अगर दिन का आगाज़ अच्छा होता है तो दिन का जो इख्तिताम है वो भी बहुत ही अच्छा होता है और आज का दिन बहुत अहम है। इस दिन आज बजट पेश किया जाएगा और बजट के हवाले से ही आज हमारा प्रोग्राम है। ज़हरा जो है इस हवाले से आपको बताएंगी मज़ीद। बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नए माली साल 2021 से 2022 के लिए 8,000 अरब रुपए का बजट जो है वो पेश किया जाएगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मजमूई तौर पर तीसरा बजट होगा। कुछ अदाद शुमार आपके सामने पेश करना चाहेंगे। ग्रांट्स की सूरत में 994 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई है। सब्सिडीज़ के लिए 501 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इम्कान है कि तनख्वाहों में 10 से 15% जो है वो इजाफा किया जाएगा। तरक्याती बजट के लिए 2100 अरब रुपए की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा 3100 अरब रुपए सूद की अदायगी में जो है वो खर्च होंगे। टैक्स वसूली का जो हदफ है वो 5,829 रुपए रखा गया है। GDP का हदफ जो है वो 4.9% रखा गया है। ये तो थे कुछ आदाद शुमार। बजट से पहले अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब और जितने भी बाकी वज़रा हैं, इमरान खान साहब की काबीना की, वो मईशत के इस्तेकाम के हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं, मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और शौकत तरीन साहब का ये भी कहना है कि जुलाई से महंगाई जो है वो उसमें मुल्क में कमी आएगी। बजट आवाम दोस्त होगा ये तो हमेशा ही कहा जाता है, लेकिन अब देखना है कि ये बजट कितने आवाम के हक़ में होता है और कितना एक आम आदमी को इससे फ़ायदा होता है। जी ज़हरा, और बताइए इस हवाले से बजट के बारे में कि वाकई पिछले दफ़ा से मुख्तलिफ होने वाला है या मतलब ये इसी तरह ही रहने वाला है? उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार शायद कुछ तब्दीली आए, कम होंगी आवाम पे। जी चलें, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। जनाब, आज इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में बात करना है। आप दोस्तों को बता दूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल कीजिए। आज के इस बजट के हवाले से आप कुछ भी कहना चाहते हैं प्रोग्राम में कहिए। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो आप कह सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज जो अहम शख्सियत मौजूद हैं वो हैं अख्तर अराई साहब। आप तजियाकार हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? बस बहुत अच्छा है। आपने खुशी की खबर सुनाई है जो कि हमेशा हर साल सुनते हैं कि जुलाई में जो है काफ़ी बेहतरी आने वाली है, तो आम खुश तो हो जाए कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो अल्लाह करके कि आपकी बातें सच्ची हों और इंशाअल्लाह ताला देखते हैं। अच्छा, तनकीद तो हर बजट पे ही हुआ करती है। वो तो अब जितना मर्जी अच्छा बजट भी पेश कर दिया जाए, खैर हमारे यहाँ जो है मामलात कुछ वैसे ही इंटायरली डिफरेंट हैं। एक गरीब मुल्क, कर्जे, बुरा हाल, अवाम की तवक्कुआत, फिर बीच में करप्शन के पहाड़ और पता नहीं क्या क्या। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि ये वाला जो 2021 और 22 का बजट है, ये किस तरह का बजट जो है वो पेश करने वाले हैं? इसमें कुछ वाकई खुशी की खबर होगी या सिर्फ आज का दिन जैसे ही गुजरेगा बजट पेश किया जाएगा और आवाम को सिवाय मायूस होने के और कुछ नहीं मिलेगा? देखिए, नाउमीदी तो गुनाह है। बिल्कुल सही है। उम्मीद रखना एक अच्छी बात है। कम से कम खून जो है 2 कतरे बढ़ जाता है आवाम का, तो आवाम जो है वो खुश हो। और कोशिश बेसिकली गवर्नमेंट को जो करनी चाहिए, बजट तो हर साल आता है जी, बेसिकली हम अपने रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे ज़र मुबादला है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उनको प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है। मैं अभी इस हुकूमत की बात नहीं करूँगा, मैं देखूँगा कि माजी की हुकूमतें ने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो को ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो बना दिया। अब हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमने एग्रो प्रोडक्ट पे भी तवज्जो देनी चाहिए थी, इंडस्ट्री पे तवज्जो देनी चाहिए थी। मगर जब तक हम ज़र मुबादला बाहर से लाएंगे नहीं तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। ज़ाहिर है कि हमारी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी और हम पे करते रहेंगे, जो इंपोर्ट के बिल्स पे करते रहेंगे, ज़ाहिर है वो बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो बात यह है कि कुछ इस तरह के बेसिक इक़दामात करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नो डाउट के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से जो है कुछ छोटी मोटी जॉब्स जो हैं, कुछ 60-70 इंडस्ट्रीज चल पड़ी हैं, मगर ये है कि बड़े इक़दामात करने की रिक्वायरमेंट है। बजट तो देखें हर साल आता है, एक्चुअली तो ये नंबर गेम ही लगती है क्योंकि खुशी महसूस होती है, पुरुमीद होना अच्छी बात है और मे बी के
ये बजट जो है हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट बेहतर प्रेजेंट कर दे और जाहिर है कि वो टारगेट्स भी अचीव कर ले, मगर ठीक है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सर है। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे माजरत के साथ, अब ब्रेक का वक्त हो गया है तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज बात हो रही है बजट 2021 और 22 के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अख्तर अराइन साहब। अख्तर अराइन साहब हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं, उनका ये कहना है कि जो बजट है उसमें गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। फिर ये भी कहा गया है कि जो तनख्वाहदार तबका है उस पर भी बोझ नहीं डालेंगे। तो मतलब अगर वाकई ये इन दो एरियाज़ के ऊपर काम किया है या किया जा रहा है तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब इन दोनों एरियाज़ पे अगर काम कर लिया जाए तो बजट जो है वो एक कामयाब बजट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो ये है कि आज बजट पेश होगा पता चलेगा, मगर हमें कभी इम्कानात हैं कि बजट जिस तरह पहले हुआ करते थे उसी तरह का एक बजट आने वाला है। कोई इसमें बड़ा जो है कोई फ़र्क या बड़ा कोई बेनिफिट जो है पब्लिक को नहीं आने वाला। हालांकि देखा जाए कि ये जो बजट है ये आफ्टर द अफेक्ट, यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कोविड के अफेक्ट्स थे वो बड़े अरूज पे थे। चाहे वो इकोनॉमी के अंदर आप देख लें, पुअर क्लास जो है जो माइक्रो लेवल तक जो नहीं कमा पा रहे थे, तो इसमें इनको ये चाहिए कि जो टैक्सेबल इनकम है उसका एक रेंज बढ़ा दें। अगर वो टैक्सेबल इनकम की रेंज बढ़ा देंगे, सैलरीड पर्सन हो या जो भी उसकी जो होती है, तो इससे फ़ायदा होगा। जिस तरह कि आपने फरमाया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है, तो वो ऐसे ही कर सकते हैं कि उसको 10 लाख तक ले जाएंगे जी, 10 लाख तक की इनकम जो है वो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो फिर हम मानेंगे। मगर ये है कि क्योंकि जो टारगेट्स हैं अचीवमेंट्स के टैक्स कलेक्शन के वो बड़े हाई हैं, तो उनको तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने ही पड़ेंगे। कहाँ अगर इस तरह से कर देंगे तो सैलरी रिसीव करने वाला जो नेटवर्क है वो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, जिसमें कंफर्म डिडक्शन जो है वो हो जाती है। जो एम्प्लॉयर होता है उसको डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। और जाहिर है कि विदहोल्डिंग टैक्स के डिडक्ट होने के बाद जो है वो बल्कि एडवांस में टैक्सेस मिल जाते हैं। तो उनको बजट तो पूरा करना है। अब हमें नहीं पता है कि उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है। आवाम तो ये सोचती है, क्योंकि मैं तो अवामी और लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कि अल्लाह करके कि इनके पास कोई जादू की छड़ी हो जो कि वो ये करें कि आवाम को रिलीफ मिल जाए। हालांकि यकीन कीजिएगा इस वक्त आवाम पिसी हुई है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और फिर सूबाई मिनिस्टर्स जो है इस तरह से अगर करें, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा बजट साबित हो सकता है। सही। अच्छा सर, तालीम की अगर बात की जाए तो तालीम का जो बजट है वो बहुत ही कम रखा जाता है। अगर टोटल बजट का हम देखें तो शायद 1% रखा जाता है, और अभी भी 42 अरब रुपए जो है सिर्फ HSC की हम बात करें वो उसके लिए मुख्तस किया गया है। तो सर किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो आपको तालीम के शोबे में तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो तालीम के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमेशा ही इसका बजट कम रखा जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, आप देख रहे होंगे पिछले चंद सालों से, ख़ास तौर पर पिछले 3 सालों से जी तालीम के बजट पे कट मारा जा रहा है। जैसे आपने हायर एजुकेशन की अगर बात की जी, जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी, जो बहुत कुछ किया जा रहा था, वो सब कट होता जा रहा है। यहाँ तक कह दिया गया यूनिवर्सिटीज़ को कि आप अपने डोनेशंस कर लें, आप यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की जो बजट थी वो कम कर दी गई। जो हायर एजुकेशन के उसमें आती थी दायरा कार में, यार कि बजट जब आप 50% कर देंगे, कट कर देंगे। इसी तरह से आप देखें अभी भी 9 बिलियन की बात की है कि ये एजुकेशन का एक बजट होगा। इसके अलावा कुछ बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि मेरा ताल्लुक प्राइवेट स्कूल से के साथ भी है, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतना यानी कि जुल्म के 25A आर्टिकल मौजूद है और आपका पार्टनर है प्राइवेट सेक्टर। आपने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों के लिए जो बजट रखते हैं, जितना भी रखते हैं, कट करके रखते हैं, आप वो रख रहे हैं। कम से कम 1 बिलियन रुपीस तो रख देते प्राइवेट सेक्टर के लिए। कम से कम आप ऐसा करते कि जी, क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम ये होता है कि विदाउट लोन, विदाउट मार्कअप वो बैंक देता नहीं। जैसे कि अभी उन्होंने हाउसिंग के लिए अच्छा एक प्लान बनाया है, इस टाइप का एक साल के लिए एक कोई प्लान बना देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जितने रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनको जो है हम जो है इस कोविड के लॉसेस की वजह से जो है हम उन स्कूल्स को लोन देंगे जो कि विदाउट मार्कअप होगा, और जो मार्कअप के लिए एक बजट रख लेती
गवर्नमेंट के हम 1 बिलियन क्या एक थोड़ा सा ही रख लेती कि जी वो हम दे देंगे। अच्छा, बात ये है प्राइवेट कि स्कूल का ना होता, वो ओवरऑल एजुकेशन के लिए होता है। हमारे मुल्क में Exactly, तालीम के but शोबे पे काम होने की जरूरत है, और ये हमें किसी भी हुकूमत की उस तरह तरजीही कामों में नजर आया ही नहीं है। आप मुझे एक सिंगल एविडेंस दे दीजिए, मैं आपको सलूट करूंगा और आइंदा हम तकाजा नहीं करेंगे कि जो बजट एजुकेशन के लिए रखी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के लिए खर्च की जाती है, और वो सिर्फ कागजों में ज़्यादा खर्च होती है। स्कूलों में पानी मौजूद नहीं है, टॉयलेट मौजूद नहीं है, खंडर बिल्डिंग पड़ी हुई है, कई स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कागजी काम होते हैं, होते ही नहीं है। एक एविडेंस दे दीजिए कि प्राइवेट सेक्टर को भी उस बजट, क्या एजुकेशन वो नहीं प्रोवाइड करते? नहीं, एजुकेशन का टोटल जो बोझ है वो प्राइवेट सेक्टर ने ही उठाया हुआ है हमारे यहाँ। 80% उठाया हुआ है, जो मास लेवल पर ऐसे प्लान्स करने चाहिए, बनाने चाहिए, जिसमें आप लोगों को जो है वो बीच में वो मिला के और एक स्ट्रेंथ जो है वो बनानी चाहिए। अच्छा, अगर गरीब आवाम के का ख्याल रखा जाएगा इसमें, अगर ये कहा जा रहा है इस बजट में, तो मेरा ख्याल है कि आवाम का, उनकी आमदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल में उनके बच्चों की फीसों के मद में निकल जाता है। अगर कोई यही हमारे वो जो कानून में है उसके मुताबिक तालीम फ्री दे दी जाए तो ऑलरेडी बहुत बड़ा आपने ख्याल कर लिया आवाम का। हम तो ये कहते रहे हैं, हम तो कहते हैं कि 25A आर्टिकल की जिम्मेदारी गवर्नमेंट उठाए, अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूल्स के स्टैंडर्ड पर ले आए। अगर वो स्टैंडर्ड पे डिलीवर करेगी, कौन जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर? हाँ। चलो ये तो एक बहुत दूर लॉन्ग प्लानिंग है कि मयार अप करने में के अंदर जो है कई हुकूमतें आई और चली गई, कुछ भी नहीं किया। मगर चलो कम से कम इस बार ये करते कि एक प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक एजुकेशन कार्ड का इंट्रोडक्शन कर देते कि जो प्राइवेट सेक्टर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम लोग एक 1000 रुपीज का जो है एक बच्चे के ऊपर हम वो दे देंगे। सही है, पेरेंट्स को पे कर दें। जी, पेरेंट्स जो है वो जाके स्कूल में फीस जमा कराएं, ठीक है, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, एविडेंस भी होगा, ठीक है। इस तरह का कोई ना कोई तो रिबेट देते हैं कि बेचारे पेरेंट्स जो है वो आमदनी उनकी ख़त्म हो गई, वो अपनी मदद, आप प्राइवेट स्कूलों में जाते थे जहां कम से कम क्लासेस कंडक्ट तो होती थी, कुछ डिलीवर तो किया जाता था, अब कुछ भी नहीं किया। यानी कि प्राइवेट सेक्टर की मद में 1 बिलियन भी अगर रख देते, चाहे वो डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूट को ना देते, ठीक है, किसी स्कूल का ना देते, उन पेरेंट्स को पे कर देते, टीचर्स के लिए कोई कार्ड इंट्रोड्यूस कर देते, कोई एहसास कार्ड की तरह 1 माह की सैलरी उनको दे देते, उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा कर देते। मतलब प्राइवेट सेक्टर तो इग्नोर होता है, 100% इग्नोर होता है। इस शोबे पे काम होने की जरूरत थी और तरजीही बुनियादों पे थी, जिसपे अभी भी जो है राहें तक रहे हैं। सर, कोविड का देखें, पेंडेमिक का मकसद ये होता है, मैं एक जुमला बोलूं, पेंडेमिक एक वबा है, ठीक है, वो वबा है। इस वबा और नागहानी सूरत हाल में जो आपकी एजुकेशन की दौलत आपके बच्चों को देता है इदारा, या जो इदारे देते हैं प्राइवेट सेक्टर, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया। कोरोना के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, आपसे दोबारा मुलाकात होती, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर आराई साहब, जो कि एक तजज़िया कार हैं, और बजट के हवाले से हम आज बातचीत कर रहे हैं। सर, तालीम के बजट के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि पिछले 2-3 सालों में तालीम के बजट में जो है वो मज़ीद कमी आई है, और सर आपको नहीं लगता कि ये तो अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है? कोरोना की वजह से हमने देखा कि जिस तरह तालीम का हर्ज हुआ है, जितना नुकसान हुआ है तालीम का, पहले ही 2 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो तालीम हासिल नहीं कर रहे थे, मज़ीद जो है कोरोना की वजह से 1.5-2 करोड़ बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल हो गए। तो सर, आप नहीं समझते कि तालीम के बजट को एक ख़ास अमाउंट जो है वो मुख्तस करना चाहिए था अब के इस साल के बजट में? देखें, बेसिकली कोरोना एक वबा है, और वबा जब दुनिया में आती है तो बहुत से बहरान पैदा हो जाते हैं, जिसके अंदर जब एक तालीमी इदारे बंद रहे, या एक जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, वो बंद रहे, तो वहाँ फाइनेंशियल लॉसेस तो सबसे ज़्यादा हुए ना। अब अगर वहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस हद से ज़्यादा हुए, तो दूसरी तरफ जो है तालीम के नुकसानात, जो कि जिसके असरात बहुत आगे तक जाने वाले हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक तो आम आदमी के लिए बजट में इस तरह का इंतज़ाम रखे कि जैसे कि मैंने एक तजवीज़ पेश की कि कम से कम टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाए।
जो कि अच्छा। तनख्वाहदार जैसे पहले 4 लाख या इस तरह से थी, तो उसको बढ़ा के 8-10 लाख तक कर देनी चाहिए, ताकि जो है वो आवाम अपना पेट भर सके। दूसरी बात यह है कि जो तालीम के लिए कुछ न कुछ करना बहुत ज़रूरी था, अब ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन की तरफ अगर ना करें तो कम से कम थोड़ी सी बजट जो है इनको बढ़ानी चाहिए, जो स्कूल एजुकेशन है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर सबसे बदहाली का पोजीशन आ गई है। कई स्कूल बंद हो गए हैं, तकरीबन 15,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, और कई स्कूल सिंध के अंदर ख़ास तौर पे पूरे 4 सूबों में स्कूल खुल चुके हैं। छोटे बच्चे जो है वो नहीं आ पा रहे, प्राइमरी नहीं आ पा रहे, उसकी वजह से पेरेंट्स सिर्फ 9-10 के फ़ीस देंगे, बाकी तो देंगे भी नहीं, और वो ये सोचेंगे कि अब अगले साल किसी और स्कूल में दाखिल कर लेंगे। तो अब वो स्कूल जो बिल्कुल, यानी जिसको हम बैंकक्रप्ट कहते हैं ना, यानी कि वो हाल हो गया है कि वो बिल्कुल बंद हैं। किराए की बिल्डिंगें हैं, 85% लोगों की किराया नहीं दे रहे हैं, बिल्डिंगें मालिक मकान खाली करा रहे हैं, सैलरीज दे नहीं पा रहे हैं टीचर्स को। तो अब उसके लिए एक बजट मुख्तस करना बहुत ज़रूरी था। कम से कम 1 बिलियन रुपीज़ भी अगर रख देते इंटरेस्ट के लिए या उसके लिए, और बैंक्स के अंदर एक बजट रख देते कि टैक्स फ्री जो इंटरेस्ट फ्री जो है लोन दे दिए जाते, और हर रजिस्टर्ड स्कूल को दिया जाता, CNIC उसका प्रिंसिपल कर रख कर, और जैसे कि नॉर्मली पर्सनल लोन्स मिलते हैं इस तरह से। हाँ। एक ऐसी स्कीम अनाउंस इस वबा के नतीजे में बहरान आने की सूरत में जो आपके मुल्क को सर्व करने वाला प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए रखना इंतहाई ज़रूरी था। अच्छा, बहुत से स्कूल बंद हो भी गए हैं, और ये तो मैं खुद भी गवाह हूँ इस चीज़ का। मेरा बच्चा एक स्कूल जाया करता था, वो स्कूल बंद हो गया। मॉन्टेसरी स्कूल प्राइवेट स्कूल था, वो अच्छा था। और फिर उसके साथ साथ ये भी है, बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिनके सर पे बच्चों की फीसें हैं बहुत ज़्यादा, जो उन्होंने अदा करनी है। अब स्कूल मालिकान जो है वो इस वजह से भी परेशान है कि उनको वो फीसें आ नहीं रही हैं। तो इस हवाले से भी कोई ना कोई हुकूमत को काम करना पड़ेगा, वरना तो ये पूरा तालीम का जो एक सेक्टर है ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। कल मुस्तकबिल से खेल रहे हैं हम बच्चों के। बर्बाद हो चुका है। अब आखिरी उम्मीद ये बजट है। आज की बजट में अगर इन्होंने हंगामी तौर पे कुछ फंड्स प्राइवेट सेक्टर के लिए रख दिए, जो कि ऐन कानून के मुताबिक है, आर्टिकल 25A, इसी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है 16 साल तक के बच्चों की तालीम के लिए। जो बजट रखी जाती है वो गवर्नमेंट के स्कूलों के लिए रखी जाती है, जहां पर इनकी जोड़ तोड़ चलती है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर को तो देना पड़ेगा, मैं खुले अल्फाज में बात करता हूँ। चाहे सूबाई हुकूमतें हों 8वीं तरमीम के बाद, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाकर कोई फंडिंग की जाए। 1961 के कानून के मुताबिक स्कूलों के अंदर 80% सैलरीज का बिल जो है गवर्नमेंट दिया करती थी, कम्युनिटी प्लॉट देती थी और कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देती थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तभी तो ये बढ़े। उसके बाद फिर भुट्टो साहब के दौर में प्राइवेटाइज नेशनलाइज हुए, मगर उसके बाद फिर दोबारा प्राइवेटाइज हो गया क्योंकि गवर्नमेंट संभाल नहीं सकी। और अगर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल होते, प्राइवेट स्कूल एक भी नहीं होता, तो तालीम ज़ीरो होती। हम किसी भी अफ्रीकन कंट्री से कम ना होते, जाहिल पैदा कर रहे होते। हमारा लिटरेसी रेट क्या है? सिर्फ अखबार पढ़ लेने वाला लिटरेट कहलाता है। अब तो सिर्फ डिग्रियां, जब बगैर एग्जाम के और सिर्फ 2-3 इलेक्टिव पेपर लेकर आप डिग्रियां बांटोगे, तो फिर तो ये अंगूठा छाप और सिर्फ साइन करने वाले ही तालीम याफ्ता, डिग्री याफ्ता लोग पैदा होंगे। खुदारा संभाल लीजिए, ये प्राइवेट सेक्टर जो डिलीवर कर रहा था, अगर आपने इसको बेयार मददगार छोड़ दिया तो तबाही के अलावा कुछ नहीं है। इल्म भी एक दौलत है। जिस तरह बजट बनाते हैं ना आप, ज़रे माश की बजट बनती है, इसी तरह इल्म भी एक दौलत है। ये वो दौलत है जो फ्यूचर में आपकी नेशंस को काम आती है। इस इल्म की दौलत की भी कोई बजट होनी चाहिए। इल्म की दौलत को उगाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, सर अवाम तालीम याफ्ता होंगे, बाशऊर होंगे, तो हमें सियासत के मैदान में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका। अवाम समझदार होगी, सुलझी हुई होगी। हमें जो आज 10 मसाइल का सामना है वो कम हो जाएंगे मसाइल। सर अवामी हलकों में इस बात की चर्चा किया जाता है कि अब हम समझे कि ये फ्यूडल सिस्टम क्या है। अब ये चाहते हैं कि वोटर जाहिल रहे, वोटर जाहिल रहे। वोटर जाहिल रहेगा तो हमें आंखें बंद करके वोट दे देगा। मगर आप देखें हालिया जो भी इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर टर्नओवर क्या था? 15%।
20%, 10%? यस, कि अगर 10% टर्नओवर वो भी ज़बरदस्ती घर से उठा के उसको ट्रांसपोर्ट दे के आके वोटिंग कराई है, और पता नहीं किस तरह से आपने वोटिंग कराई है, और आप कोई वोटर वोट देने नहीं निकलेगा आपको। इतना भी जाहिल नहीं है आवाम। कम से कम इसने आईटी के ने और इस सोशल मीडिया ने थोड़ा बहुत जो है उनको लिटरेट तो कर दिया है। तो इसीलिए खुदारा हुक्मरानों, इल्म एक सच्ची दौलत है, इसकी भी बजट लेकर आओ। और वो जो तालीमी इदारे आप की कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और वबा के अंदर वो ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए 1 बिलियन भी रख देते तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। तालीम एक ऐसी चीज़ है जिस पर एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो मुख्तस किया जाना चाहिए, क्योंकि तालीम ही जो है वो आगे जाके नेशंस बनाती है, और आप अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही अहम पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, तो कहीं मत जाइए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और इस वक्त हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, बजट 2021 और 22 के हवाले से जो आज पेश किया जाएगा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि गरीबों का ख्याल रखा जाएगा, और जिसके बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि इसमें जो तनख्वाहदार तबका है उस पर बोझ नहीं डाला जाएगा। ये 8,000 अरब हजम का एक बजट है जो आज पेश किया जाएगा। और इस हवाले से आपको बताते चलूँ कि जो हुकूमत की बजट टीम है वो IMF के साथ राब्ते में रह के पूरी कोशिश करेगी कि IMF की पसंद का बजट जो है वो बनाया जाए, क्योंकि अगर उनकी पसंद का बजट नहीं होगा तो बहुत सारे फंड्स से हुकूमत को हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो इसी हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 8,000 अरब हजम का जो बजट है, ये इसका क्या स्ट्रक्चर होता कैसे है? जैसे गुज़श्ता साल जो है वो इन्होंने 4,200 अरब के करीब जो है वो टैक्स इकट्ठा किया है, और कहाँ से आमदन होती है? ये कौन सा 8,000 है जिसको जो है वो पूरा प्लान किया जा रहा है? देखिए, बड़ा एक बेसिक क्वेश्चन आपका है। अगर आप देखें बजट किस चीज़ को कहा जाता है, तो बजट बेसिकली एक एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है जो आर्टिकल 80 आईन पाकिस्तान के तहत बनती है। अब एनुअल बजट स्टेटमेंट में क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अपना घर का खर्चा चलाते हैं, तो ऑब्वियसली मैं आप हम सब ये देख रहे होते हैं कि हमारे कैश फ्लोज कितने इनफ्लोज होंगे, कितने आउटफ्लोज होंगे, और उस हिसाब से हमने चीज़ों को रखना है। क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है एक बड़े लेवल के ऊपर उसकी स्पेंडिंग होती है, उसने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सोचनी होती है, तो वो पूरे साल के लिए एक बजट को मुख्तस करती है। 8,000 अरब आमदनी है यानी कि हमारे मुल्क, ये एक टोटल सम उन चीजों का है जो अल्टीमेटली इनफ्लो भी होगा और जो एक्सपेंसेस भी हैं, आपके रेवेन्यूज हैं, उनका टोटल है। ठीक है सर, कहा जा रहा है कि कहा तो नहीं जा रहा, ऑपोजिशन का इल्ज़ाम है, अगर ये बात करें कि जो बजट है ये IMF की पसंद का बनाया जा रहा है, हुकूमत की पूरी कोशिश है, और ताकि अगर उनकी पसंद का बजट नहीं बना तो हुकूमत को फ़ंड से हाथ धोने पड़ जाएंगे। तो सर, इस बात में कितनी सदाकत है? क्या ये बात सही है? और अगर ऐसा होगा तो फिर मुल्क में एक नया महंगाई का तूफान आ जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो नंबर 1, पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, और कोई भी आलमी इदारा IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, पाकिस्तान को फोर्स नहीं कर सकता। इकोनॉमिक रियलिटी की बात डिफरेंट है। तो देखें, इमरान खान साहब ने जितनी देर हुकूमत में रहे, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने काफ़ी यू टर्न्स लिए। शायद ये उनका पहला यू टर्न है जो राइट टर्न हो गया, तो जो सीधी तरफ रास्ते की तरफ चला गया। क्योंकि एक तो देखिए फिस्कल डेफिसिट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, ये तमाम चीज़ें बेहतर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, रिजर्व्स बढ़े हैं। बट जो एक आम पाकिस्तानी का मसला है वो पॉवर्टी है, वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, गुर्बत है, वो चीज़ें एड्रेस नहीं हो पा रही थी। तो ये जो टीम चेंज की, हालांकि वो हमेशा कहते हैं कि डोंट चेंज हॉर्सेस इन द मिड रेस, बट हाउएवर व्हाटसोएवर उन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया, टीम चेंज की, और ये एक नया फाइनेंस मिनिस्टर आया, उसने कहा हम ग्रोथ करेंगे। और IMF की जो बहुत सी डिमांड्स हैं उनको अभी तक एटलीस्ट ऑप्टिक्स में, अब इस हुकूमत का आपको पता है, पता नहीं लगता, हो सकता है 2 दिन बाद दोबारा वो यू टर्न ले लें, अब्दुल हफीज शेख साहब भी वापस आ जाएं, कुछ नहीं पता। बट अभी तक जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि कुछ फाइट, कुछ रेजिस्टेंस IMF को ये देंगे, एटलीस्ट इन सो फार एज वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी
जो तबका टैक्सेस दे रहा है ऑलरेडी, जो तबका पेट्रोलियम लेवी दे रहा है ऑलरेडी, जो तबका टैरिफ की मद में, इलेक्ट्रिसिटी में, गैस के बिल्स में टैरिफ की मद में पैसे दे रहा है, उस पे और बोझ ना बढ़ाएं, वो ऑलरेडी बड़ा बर्डन के अंदर है। जी हाँ, वो ऑलरेडी बहुत पैसा हुआ है। सर ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई से महंगाई को कम करने के हवाले से हमने बाकायदा जो है ना प्लानिंग कर ली है। ये भी खबरें सुनने को मिल रही हैं हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से। तो क्या वाकई महंगाई में कमी का कॉन्सेप्ट होता होगा? हमने तो नहीं देखा कभी। नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, इन्फ्लेशन एक नेचुरल एक फिनोमिना है। ये ज़रूर हो सकता है मैं अपनी हाइट में बड़ा तो हो सकता हूँ, ज़ाहिर है वो बच्चा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा नहीं हो सकता। तो छोटा नहीं हो सकता, तो चीज़ें वापसी की तरफ कभी नहीं जा सकती। अलबत्ता इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें रीजन के अंदर हमारा इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट है और शायद हम मैस इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर इस वक्त आपने आउटपुट को कंट्रोल ना किया और आपने इसी तरह चीज़ों को रखा, हुकूमत का खुद मानना है कि 25 लाख लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, हालांकि इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना किया, और ये एक बड़ा एक रीजनिंग जो हुकूमत देती है कि शायद हम डीसीज काम नहीं कर रहे, एसीज काम नहीं कर रहे, उसकी वजह से, नहीं, नॉट एट ऑल। देखें, ये एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। मैं अगर अपना चाय का कप 20 रुपए का बेच रहा हूँ, आप 15 का बेच रहे हैं और आपका मुझसे बेहतर है, आपके वाला बिकेगा, मैं उस मार्केट से एलिमिनेट हो जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो असल में यू हैव टू मेक द इकोनॉमिक पिक्चर, द लार्जर इकोनॉमिक पिक्चर, उसको आपने सूटेबल बनाना है। ठीक है। और निज़ाम में जो कुछ खामियां या जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, उसको मेरा ख्याल है कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। एक वक्फा है बीच में, वक्फे के बाद जब दोस्तों आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे तो मज़ीद बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। हम बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पर अभी अभी हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने, जो कि एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और साबिक गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, जैसा कि आज नए माली साल 2021-2022 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। सर, बजट में हमेशा अरबों खरबों रुपए की बातें होती हैं, बड़े बड़े आदाद शुमार बताए जाते हैं, लेकिन सर एक आम आदमी की अगर बात करें तो उसको इन आदाद शुमार से कोई सरोकार नहीं। वो चाहता है कि जो चीज़ें हैं मुल्क में, जो उसकी खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा, चीनी, तेल, बिजली, पानी, गैस, ये उसको मुनासिब कीमतों पे मिले। तो सर, आपको लगता है कि आने वाला बजट आवाम दोस्त होगा, कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को, महंगाई में कमी आएगी? देखिए, आपने सही कहा कि आवाम को आदाद और शुमार जो ऊंचे लेवल के होते हैं जी, उस पर दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आदाद और शुमार होते हैं उन्हीं से पता चलता है कि मुल्क में खुशहाली है कि नहीं, चीजें कीमतों में इस्तेहकाम है कि नहीं है जी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो खर्चा करता है हर साल, वो तो जो आमदनी से तकरीबन 3000 अरब रुपए वो ज्यादा खर्च करता है। ओके। तो जिसकी वजह से वो कर्जे लेने पड़ते हैं IMF से, दोस्त ममालिक से और बाकी जगहों से, या मुल्की कर्जे लेने पड़ते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो टैक्स हमारे हिसाब से बनना चाहिए, पोटेंशियल जो है पाकिस्तान में टैक्सेशन का, जी, वो इस दफा पिछले साल की निस्बत बेहतर है। अगले साल 5800 रुपए उन्होंने रखा है अपना उसका जी, 5800। लेकिन मेरा पोटेंशियल जो पाकिस्तान में है वो 9-10 हजार अरब रुपए का है असली मानों में, अगर सब लोग टैक्स दें। जी जी। अब इसमें यह है कि बहुत से परचून वाले, रिटेल वाले, पान फरोश, सिगरेट फरोश, आप देखिए उनकी आमदनियां ठीक ठाक होती हैं, तो वो उनकी आमदनियों में चाहे वो 200 रुपए टैक्स दें, 300 रुपए टैक्स दें, लेकिन अगर वो हर कोई पर टैक्स पे करे तो ये गैप जो है आमदन में और खर्च में, वो जब कम होगा तो उसी से फिर महंगाई नीचे आई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सही सर। ये दूसरी बात यह है कि आवाम बिजली के बिलों से तंग है, तो बिजलियों के बिल का मसला ये है कि जो अपने लगे हुए हैं बहुत सारे हमारे पुराने
प्लांट्स लगे हुए हैं, वो बहुत महंगी बिजली के ऊपर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इस्तेमाल करें या ना करें, उनको पैसे देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो किसी सूरत कम होने में नहीं आ रहा। फिर बहुत से लोग कुंडा डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी जो है वो लॉस आ रहा है कंपनियों को, दूसरे लोग भर रहे हैं तो उनके फिर बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो इस किस्म के मसले गवर्नेंस के भी हैं। तो तीसरी बात ये जो आपने महंगाई का जिक्र किया, जो बहुत जरूरी है, हम जो अवाम है वो परेशान होते हैं। देखिए, अगर कोई गंदम है या अपना फल है या सब्जी है, वो चलती हैं जब फार्म से, खेत से, उनकी कीमत बहुत कम होती है, तो मंडी में पहुंचती है तो कीमत बढ़ जाती है। अब मंडी से जब आती है अपना रेडियो के ऊपर और परचून फरोशों के पास, तो कीमत उसकी दुगनी हो जाती है, तिगनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। वो जो 10 रुपए का टमाटर है वो आपको मिलेगा 60 रुपए में, ऐसे ही है। जो 50-60 रुपए का आम है, 40 रुपए का आम है, वो आपको मिलेगा 150 रुपए में। बिल्कुल ऐसा है। तो ये मिडिल मैन बहुत प्रॉफिट खा रहा है, मुझ पे बैठ के थोड़े पैसे वैसे लगाकर। जी सर, बिल्कुल ठीक है ये सर। चीजें काफी कंट्रोल में लाने वाली हैं थ्रू लेजिस्लेशन एंड थ्रू गुड गवर्नेंस। जी सर, अच्छा अली ताहिर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो IMF की टीम हैं, जो कोशिश की जा रही है, जो हुकूमत की बजट टीम है, कि उनके पसंद का बजट जो है वो पेश किया जाए, तो वो कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनसे हाथ धोने पड़ सकते हैं और उनकी पसंद क्या हो सकती है, मतलब क्या डिमांड होती है? ज़रा जो एक आम मेरे जैसे जो शहरी हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, उनके इल्म में थोड़ा सा इजाफा हो सके, इस वाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए, ये बेसिकली एक एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी है। 1952 के अंदर IMF ने ये फैसला किया कि चूंकि जिन ममालिक को ज़रूरत होती है पैसे लेने की, वो कोलेट्रल्स नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। कोलेट्रल कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अगर कल को पैसे ना दे सकें तो वो उसको बेच के अपने पैसे पूरे करें। तो जब वो कोलेट्रल नहीं दे सकेंगे तो फिर उनको किस तरह से डील किया जाए, तो उन्होंने ये कहा कि पॉलिसी रिफॉर्म्स IMF आके खुद करेगी, ताकि वो ये देख सके कि मैं अगर आपको एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल, छोटी बात को समझने के लिए, मैं अगर आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैं साथ ये भी आपको कहूँ कि अब आपने बाहर जाकर तो जो है वो मैकडोनल्ड्स नहीं खाना, आपने चने और रोटी खानी है, ताकि मुझे पता लगे कि आप जो 90 रुपए बचाएंगे, अल्टीमेटली वो आपका जो फिस्कल एक स्पेस भरेगा, वो अल्टीमेटली मेरे पास आएगा। तो ये शरायत IMF की होती है। अब जब भी किसी भी, आप उसको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। बिजली के बिलों और पेट्रोल की मद में ये हमें ऐड करने पड़ते हैं पैसे। जी बिल्कुल, देखें ना, जैसे जनरल साहब ने कहा, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक बड़ा फिस्कल डेफिसिट मौजूद है। हमारी जो पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग है वो हमारे रेवेन्यू से बहुत ज्यादा बढ़कर है। अब जब वो बहुत ज्यादा बढ़कर है तो अल्टीमेटली उसका बर्डन तो किसी ने लेना है। वो बर्डन हुकूमत ने कैसे पूरे करना है? या तो वो टैक्स रेज करके करेगी या वो लेवीज लगा के करेगी, जैसे पेट्रोलियम लेवी के ऊपर हम सारा, और उसके अलावा वो टैरिफ बढ़ा के करेगी। तो उसने रेवेन्यू तो बनाना है, उसके अलावा ये होगा कि जो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको वो यूटिलाइज करे। बट अभी तक की जो रिपोर्ट है, 3 साल से हुकूमत को भी आने को है, PIA लॉस मेकिंग एंटिटी है, स्टील मिल्स लॉस मेकिंग एंटिटी है, पाकिस्तान रेलवेज लॉस मेकिंग एंटिटी है, और आपने देखा है कि किस तरह खतरनाक हादसा भी हो रहे हैं। तो जब तक इन तमाम चीजों को हम रिफॉर्म नहीं करेंगे, वो फिस्कल स्पेस नहीं बनाएंगे, तो IMF जाहिर है हमें डिक्टेट करेगा कि आपने अपने मामलात को किस तरह चलाना है, ताकि हम अपने पैसे एटलीस्ट रिकवर करने की पोजीशन में जरूर हों। सही। अच्छा सर, जनरल साहब आपकी तरफ आएंगे। सर, अब कहा जा रहा है कि ये जो बजट है, इसमें जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहों में कुछ इजाफा किया जाएगा, और हमेशा से जो मुलाजिम हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनको हमेशा से उम्मीद होती है कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो सर, आपको लगता है कि उनके थोड़े हालात बदलेंगे? और अभी एक आम मजदूर की बात करें तो उसकी एक एवरेज तनख्वाह जो है वो 17,500 है, जो कि जिसमें गुजारा करना मुश्किल है। तो सर, आप क्या समझते हैं, एक आम मजदूर की तनख्वाह कितनी मुकर्रर होनी चाहिए जिससे वो अपने घर के जो भी वसाइल हैं उसको आसानी से जो है कवर हो जी सर। जी, पहले तो मैं इससे पहले के सवाल का जवाब दूं, मैं IMF के बारे में कहना चाहता हूं। जी सर। ये पॉलिटिकल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और उस पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत इन्फ्लुएंस है, और वो पॉलिटिकल एजेंडा उनका होता है। अब बिजली की कीमत कितनी बढ़ा सकते हैं आप? लोगों की कमर टूट जाएगी। और टैक्सेशन कितना बढ़ा सकते हैं आप? तो ये जो बात है, मेरे ख्याल से एक दफा पाकिस्तान को हिम्मत करके इस कर्जे के चुंगल से निकलना पड़ेगा। सही। मैं तो कहता हूं कि बात यह है कि अगर हमारे पास ये कर्जे देने के लिए IMF के जो मसले जो डिक्टेशन देते हैं,
कौम से अपील की जाए, ओवरसीज पाकिस्तान से अपील की जाए कि भाई थोड़ी कुर्बानी दो, सब लोग टैक्स दें या गवर्नमेंट को कोई लोन लॉन्ग टर्म दे दें ताकि IMF से छुटकारा पा लिया जाए, उनके टैक्स से छुटकारा पा लिया जाए, फिर अपने अवाम को हम रिलीफ ज्यादा आसानी से दे सकेंगे। सर इस तरह की स्कीम एक दफा, सर मैं माजरत चाहता हूं सर कथा कलामी के लिए, हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। और सर कर्ज मुल्क समारोह के नाम से एक स्कीम जो है आज से मेरा ख्याल 20-22 साल पहले भी शुरू हुई थी और पता नहीं कितना कर्जा उतरा, उससे क्या बना। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्त से वापस आते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हम बजट के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो कि साबिक गवर्नर सिंध भी हैं। तो सर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी था, मैं चाहूँगा कि आप बताइए, IMF के हवाले से आप बात कर रहे थे। जी, मैंने IMF का कहा, IMF एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है वेस्ट के हाथ में। जी जी, हमारे यहाँ सब डिक्टेट करते हैं। अभी आपने कोई खबर उड़ती सुनी होगी कि पाकिस्तान में तो फौजी अड्डे मांगे जा रहे हैं और FATF में हमको फंसाया हुआ है, तो वो हमको लॉलीपॉप दिखाते हैं कि आप हमको ये शर्तें हमारी मान लेंगे तो हम आपको IMF में रिलीफ दिला देंगे या FATF में रिलीफ दिला देंगे। ये सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कौम को हिम्मत करके इनके चंबल से निकलना चाहिए। सही। और देखिए, पूरी कौमें जो बनती हैं, जब मुश्किल वक्त कौमों पे आता है तो कमर कसती हैं। और वॉलंटरीली आपको पता है, जब एक दफा आया था किसान बाजारी आई थी, डिप्रेशन आया था, तो कोरिया में बहुत जगह पर लोगों ने आज खुद अपनी तनख्वाहें आदि कर ली थी ताकि मुश्किल से निकल जाएं। तो पाकिस्तानी बहुत से ऐसे लोग हैं इनफॉर्मल सेक्टर में जो बेइंतहा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कोई टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये मसले हैं सारे। एक दफा हमारा टैक्सेशन के निजाम को अगर सही हो जाए, लोग मोटिवेट हो जाए, समझ लें कि ये पैसा मुल्क को चलाने के लिए जरूरी है, तो हालात फिर बेहतर हो सकते हैं। और कौम को इस पर हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। अली ताहिर साहब आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि मोइनुद्दीन हैदर साहब ने टैक्स, अगर हर आवाम का हर इंसान जो है और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब अपने टैक्स देंगे तो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है कि हमें इन जो बैरूनी कर्जे हैं उनसे निजात हासिल करनी है। सर अब हमने देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बड़ा अमाउंट जो है 4000 अरब रुपये का टैक्स इकट्ठा हुआ और मज़ीद जो है वो भी टारगेट रखा गया है 5000 के करीब 5829 अरब रुपए हदफ रखा गया है। तो आपको लगता है कि टैक्स ये इकट्ठा होगा और अगर हर कोई टैक्स दे तो हम ये बैरूनी कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं? आई थिंक 3 पार्ट आपके सवाल के हैं। पहली बात तो है जो आपने कहा कि टैक्स कलेक्शन हुई है, जी हाँ। मैं नहीं समझता कि बड़ा वर्थवाइल है, क्योंकि आप उसके साथ ये भी तो देखें कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, रुपए की कदर कितनी गिरी है। जब देखें मैं कोई चीज 100 रुपए की लूंगा तो मैं उस पर 10 रुपए टैक्स दूंगा, वही चीज जब मैं 200 रुपए की लूंगा तो मैं 20 रुपए टैक्स दूंगा। बट अल्टीमेटली जब आप उसको विद GDP आप देखेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो तो वहीं पे रह जाएगी। और कुव्वत खरीद बेहतर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परचेज पावर होनी चाहिए, GDP पर कैपिटा बढ़ना चाहिए, जो इस मुल्क में नहीं बढ़ रहा। तो पहली बात तो यह है कि मैं इसको बड़ा वर्थवाइल कोई रिमार्केबल जैसे हुकूमत प्रोजेक्ट करना चाहती है, मैं नहीं समझता। नंबर 2 है कि टैक्सेस हम नहीं देते, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी मुल्क होगा जहाँ पे होपफुल आप रह सकते हैं कि इंसान बड़े अच्छे होते हैं, कोई पैसे ड्यू हैं तो वो हुकूमत को जाके खुद दे देंगे। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होता है। हमारे इनलैंड रेवेन्यू को इसके ऊपर काम करना है। मसला ये है कि जब वो कोई आप लगाते हैं ऐसा चेयरमैन जो काम करना शुरू करता है तो ट्रेडर्स नाराज होकर बैठ जाते हैं। जब वो ट्रेडर्स नाराज होकर बैठ जाते हैं तो फिर हुकूमत यू टर्न लेके और वो FBR को पूरा ही एक जो स्ट्रेटेजिक उसका रूट होता है वही चेंज कर देते हैं। जब तक आप नहीं पकड़ेंगे उन लोगों को, हुकूमती लेवल के ऊपर सैंक्शन नहीं करेंगे तो तब तक ये मसला नहीं हल होने वाला। हम होपफुल रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई खुद आके आपको कहेगा कि ये पैसे आप ले लें। अल्टीमेटली बाय लॉ, बाय द यूज ऑफ कोर्जन आपने उसको फोर्स करना है, जैसे बाकी मुल्कों में होता है। सही, आगे बढ़ते हैं सर, आखिरी लम्हात हैं। कहा जा रहा है कि ये जो मुस्तहकम मईशत के अदाद-ओ-शुमार हैं, इससे अवाम फौरी तौर पे इसलिए फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से
जो माशी सरगर्मियां हैं वो मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये बहाल हो जाती हैं तो आवाम को भी इसके समरात मिलेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता नॉट राइट वे। थोड़ा सा क्रेडिट हमें शायद देना पड़ेगा पीटीआई गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर कि एटलीस्ट 2-3 इंडिकेटर्स पे उन्होंने काम किया है। फॉरेन रिजर्व इस मुल्क के बढ़े हैं, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, करंट अकाउंट में बेहतरी आई है, मगर अल्टीमेटली मसला वही है कि वो हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पॉवर्टी की लाइन के नीचे हमारी आधी आबादी रहती है, तो हमने उनको भी तो कैटर